नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सीए फाइनल जैन 21 इनडायरेक्ट टैक्स का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हमसे हो गई, जहां पर आईजीएसटी सीआईएफ वैल्यू पे नहीं लगता है, आईजीएसटी लगता है सीआईएफ प्लस बीसीडी पे, तो वो जोड़ के हमें लिखना था, हमने सीआईएफ वैल्यू पे लगा दिया था। अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 प्योर थ्योरी है और जिसमें पहला क्वेश्चन ई वे बिल पे है। और ई वे बिल में देखिए, मेसर्स एबीसी मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल सोल्ड एयर कंडीशनर टू ए रिटेल सेलर, और इसमें टैक्सेबल वैल्यू 49,000 लिखा हुआ है। मैं जीएसटी 18% जोड़ दूंगा तो इनवॉइस वैल्यू 57,820 आएगा। और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इंट्रा नहीं है। अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होता तो वेस्ट बंगाल में जो ई वे बिल की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको 1,00,000 कर दिया गया है। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए 50,000 ही है। तो 50,000 एक्सीडिंग है, इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है, तो यहाँ पर ई वे बिल कंपलसरी है रूल 138 सब रूल 1 में। तो वेदर ई वे बिल इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, यस, रूल 138 सब रूल 1 में है। इसके बाद व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन इशुएंस ऑफ ई वे बिल, तो सेक्शन 129 लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेक्शन 68 भी है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, तो गुड्स इन ट्रांजिट में अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, ई वे बिल प्रॉपर नहीं है और इनवॉइस नहीं है, तो आपका गुड्स को वो कॉन्फिस्केट कर सकता है, सीज कर सकता है और पेनल्टी लगा सकता है और टैक्स भी रिकवर कर सकता है। अब इन्होंने फाइनेंस बिल 2021 में उन्होंने टैक्स रिकवरी कहा कि टैक्स रिकवरी हम लोग जब भी करेंगे 73-74 में करेंगे, 129 से पेनल्टी लगाने का ही प्रोविजन रहेगा। तो एक अमेंडमेंट है, लेकिन वो नवंबर 22 के एग्जाम में या नवंबर 21 के एग्जाम में आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 129 में चेंजेस हैं। अब आते हैं बी पार्ट में। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तो दिस इज 1 ईयर, जीएसटी में 2 इयर्स था फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, दिस इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और इसमें काफी कुछ और भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या क्या लेंगे, यानी कि 1 ईयर कब से काउंट करेंगे। सेक्शन 27 इसके बाद ये लिखता है कि वुड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड एप्लीकेशन टू रिफंड, अगर आपने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो क्या आपको ये 1 ईयर की लिमिट अदर करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। और लेकिन आपने ज्यादा क्यों पेमेंट किया, क्या रीजन हो सकता है? रीजन बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए आपका गुड्स एचएसएन क्लासिफाई आपने किया और एचएसएन क्लासिफाई 02 में 5% है, लेकिन एक्चुअली में आपने उसको क्लासिफाई कर दिया 312 में, जहां पर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 10% है। यानी कि क्लासिफाई 5% पे करना था, लेकिन आपने क्लासिफाई 10% पे कर दिया, तो आपने डबल ड्यूटी पेमेंट कर दिया, दैट इज ट्वाइस अंडर मिस्टेक। अगर आपने गलत पेमेंट किया, दैट इज दैट टू बाय मिस्टेक, तो क्या आपको 1 ईयर में ही रिफंड क्लेम करना है? तो इन्होंने एक परिमल रे वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम में कलकत्ता हाई कोर्ट 2015 का जजमेंट है, जहां पर कहा कि अगर गलती से पेमेंट कर दिया तो ये 1 ईयर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, आप कभी भी इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर हम इसका केस पढ़ेंगे तो इसने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था आफ्टर 3 इयर्स, उसके बावजूद कोर्ट अलाउड इट, यानी कि जो जनरल पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स का है वो उसको भी अनदेखा करके दे अलाउड इट। और उन्हें कुछ रीजनिंग लिखा कि सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट के प्रोविजन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये पैसा इन ए ट्रस्ट अपने विश्वास के तौर के ऊपर रखा हुआ है, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर मोर देन व्हाट इज लेवाइड। तो लेवाइड अगर 5% हुआ तो गवर्नमेंट 10% नहीं रख सकता। और गवर्नमेंट अगर रिफंड नहीं करता है तो जो एक्स्ट्रा 5% है उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालना भी पड़ेगा। तो ये सब पूरा डिस्कस आप कर सकते हैं, ब्रीफली डिस्कस विद रेफरेंस टू लीगल प्रोविजंस एंड केस लॉ। अब सी पार्ट देखते हैं, ब्रीफली डिस्कस आर्टिकल 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है और ड्यूअल जीएसटी चल रहा है इंडिया में, तो ड्यूअल जीएसटी में उन्होंने आर्टिकल 246 है जहां पर एक्साइज ड्यूटी, लोकल वैट जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगता है, प्लस सीएसटी, ये सब, और कस्टम ड्यूटी, ये सब आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में है।
लेकिन क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है और दोनों को, स्टेट और सेंटर दोनों को जीएसटी लगाना था, तो उन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया। 246 में नहीं डाला क्योंकि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए आर्टिकल 246 ए बनाया और वहां पर उन्होंने लिख दिया कि पावर ऑफ ईच स्टेट टू लेवाई एसजीएसटी एंड पावर ऑफ सेंटर टू लेवाई आईजीएसटी, सीजीएसटी, सेस भी है, सेस का लॉ भी यही बनेगा, यूटीजीएसटी का लॉ भी सेंटर ही बनाएगी। तो ये सब भी आपको लिखना था पूरा आर्टिकल 246 ए में। नाउ इसको देखते हैं, whether the transporters who are not registered under GST are required to maintain any records under the provisions of CGST Act। तो यस, अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में। और किसको मेंटेन करना पड़ेगा? ओनर और ऑपरेटर और वेयर हाउस को भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो रूल 58 है, रूल 54, सब रूल 17 भी है, और फॉर्म है ENR 01, 02। तो ये सब आप डिस्कस कर सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइंग मशीन्स। ठीक है, तो इसमें कुछ परचेजेस है, इनपुट सर्विसेज है, आपको ये बताना है कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल टू मेसर्स ABC लिमिटेड और बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। पूरा ये लिखना है आपको। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पर्टिकुलर GST पेड लिखा हुआ है इतना, तो ये GST पेड जो किया उसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है पूरे GST में, आउटपुट टैक्स खत्म, ITC खत्म। अब ये देखते हैं, परचेज ऑफ 10 एप्पल आईपैड्स वेर गिवन एज गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज, और इसका GST पेड है 185। तो वी डू नॉट नो कि एप्पल आईपैड कितने रुपए में खरीदा गया है, और हो सकता है 17,000 का, 50,000 से कम की लिमिट में भी खरीदा गया हो सकता है। तो ये 10 एप्पल आईपैड को मैं इससे डिवाइड करके कुछ निकलेगा नहीं। हो सकता है एक एप्पल आईपैड 50,000 से ज्यादा है, दूसरा एप्पल आईपैड 50,000 से कम है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आप गिफ्ट देते हैं। तो फिलहाल हम इसका क्या जवाब लिखें, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एजम्पशन कि क्या होना चाहिए। लेकिन आपको पहले एक याद दिला देता हूं, शेड्यूल 1 में अगर फॉल करता है ये, गिफ्ट एक्सीडिंग ₹50,000 गिवन टू एम्प्लॉयज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, और अगर सप्लाई मान लिया जाएगा तो उस पर आउटपुट टैक्स लगेगा, और आउटपुट टैक्स लगा तो उससे रिलेटेड ITC मिल जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट टैक्स ही खत्म हो गया, यानी कि गिफ्ट अप टू 50,000 है, तो आउटपुट टैक्स देना नहीं है, तो उससे रिलेटेड ITC खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल 1 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H ये पूरा लिखना चाहिए आपको, और तब जाके ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा आपका। उसके बाद है पेमेंट फॉर क्लब मेंबरशिप अवेल्ड बाय एम्प्लॉइज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली ITC ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ मैक्सी क्लब फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू एंड फ्रो फ्रॉम होम टू ऑफिस, इसका ITC अवेलेबल है क्योंकि 13 है, 12 होता तो नहीं मिलता, लेकिन 13 है इसलिए मिल जाएगा। परचेज ऑफ कैलेंडर्स एंड डायरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज न्यू ईयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि फ्री में दिया जा रहा है, तो ITC नॉट अवेलेबल, और इसमें शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट द रिलेटिव। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन RO ट्रीटमेंट प्लांट इन फैक्ट्री, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं प्लांट एंड मशीनरी का, जिसमें RO ट्रीटमेंट प्लांट नहीं आता है, तो इसका ITC आपको मिल जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए B, Anirudh Limited is registered in Telangana and paid IGST on a transaction considering the same to be interstate supply on the basis that the customer is situated in Delhi। इसके बाद हुआ क्या कि GST अथॉरिटीज ने डिस्प्यूट रेज किया, बोलता नहीं इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, यानी कि C+S। अब देखिए हुआ क्या होगा, मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। मैंने I दे दिया, I देने के बाद मुझे एक नोटिस इशू होगा, शो कॉज नोटिस, कि आपका I नहीं है, आपका C&S है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट है, तभी तो होगा। अब मुझे एक बात बताइए, वो शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 में इशू करेगा या 74 में इशू करेगा? 74 में जब इशू करता है तो फ्रॉड होना चाहिए, विद इंटेंट टू फ्रॉड डिफ्रॉड विद इंटेंट टू इवेट टैक्स होता है, तब जाके सेक्शन 74 में जाएगा। लेकिन ये 74 का केस बनेगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं बनेगा, बिकॉज यू हैव पेड द टैक्स, बस प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्प्यूट था। तो सेक्शन 73 में जो नोटिस आएगा वो 3 साल के अंदर आना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो 3 साल की लिमिट
को सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो शोकोज नोटिस सेक्शन 73 में इशू कर दिया और शोकोज नोटिस में डिमांड रेस कर दिया C&S का। इसको आपने डिस्प्यूट किया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो प्रॉपर ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर होता है, यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, ये आपका ऑर्डर निकाल दिया और आपने उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे गए, यानी कि फर्स्ट अपील में गए जो अपीलेट अथॉरिटी होती है। इसमें आप अपील में गए और अपील हार जाते हैं तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कहानी समझिए। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है तो नेशनल बेंच में जाते हैं, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू नहीं है तो स्टेट बेंच में जाते हैं। नेशनल बेंच अगर अपना रीजनल ऑफिसर्स खोलते हैं तो उसको रीजनल बेंच भी बोलते हैं, लेकिन वो नेशनल बेंच का ही हिस्सा होता है। और अगर नेशनल बेंच से फिर आप अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं आएगा। अब देखिए क्या हुआ। एडवाइज अनिरुद्ध लिमिटेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग, कैन अनिरुद्ध फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या वो अपील में जा सकता है? यस। बिफोर विच फोरम कैन अनिरुद्ध लिमिटेड फाइल द सेड अपील? तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल बेंच या ऑब्लिक रीजनल बेंच, यहां जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द जुरिसडिक्शन ये यहां चला जाएगा। Once a valid appeal is filed before the appropriate forum, can the authorities insist to deposit C&S which the authorities are claiming that Anirudh ought to have paid but has not yet paid? Now this is very good question. और जब ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तब काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में आया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, और आप फिर ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सेक्शन 73 का नोटिस आया और क्या मांग रहा है? सी और एस मांग रहा है। आप आई का डिपॉजिट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मान लीजिए 100 रुपीज ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो ये कह रहा है कि सी और एस का डिपॉजिट क्या, यानी कि 50-50। अपील में जाने के लिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको प्री डिपॉजिट करना जरूरी है, तभी आप अपील एडमिट होगा। क्या आप कहेंगे सर मैं आई ऑलरेडी दे चुका हूं तो मुझे क्या प्री डिपॉजिट करना कंपलसरी है या नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर आप लॉ को स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे तो सेक्शन 73 के नोटिस के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सी और एस का प्री डिपॉजिट, वो शायद 20% होगा, वो डिपॉजिट करना कंपलसरी है, वो डिपॉजिट करना कंपलसरी है। लेकिन मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड आई। अगर ये डिस्प्यूट होगा तो आपको रिट फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, क्लेमिंग दैट शुड आई डिपॉजिट और नॉट। अब मान लीजिए आपने डिपॉजिट भी कर दिया और केस आप जीत गए, तो आपको सी और एस का जो आपने प्री डिपॉजिट किया था वो आप रिफंड लेंगे, आई तो वहीं का रहेगा, वो तो करेक्ट हो गया क्योंकि आप अपील जीत गए। लेकिन अगर आप अपील हार गए हैं तो आपको सी और एस का पूरा बैलेंस डिपॉजिट करना पड़ेगा और आई का रिफंड लेना पड़ेगा। सेक्शन 77 एप्लीकेबल होता है। ये कहानी आएगी। अब आगे समझिए। थर्ड, इफ अनिरुद्ध लूजेस एट सेकेंड अपील, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस हार जाता है तो किस स्टैट्यूटरी फोरम में आप अपील फाइल करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा, जो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। Assuming Anirudh Limited loses at all levels, would there be any interest liability? तो no interest. सेक्शन 77 में CGST के बारे में, सेक्शन 77 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 19 ऑफ IGST। तो इंटर को इंट्रा माना गया तो भी इंटरेस्ट जीरो है, इंट्रा को इंटर माना गया तो भी इंटरेस्ट जीरो है। तो ये हमारी वेबसाइट taxbykk.com क्लासेस में जब देखेंगे तो CA फाइनल है, लेटेस्ट अपडेट। और मैं लेटेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं आज अमेंडमेंट आती है, हम लोग कल रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बिकॉज वी डू सो मच वर्क फॉर द प्रैक्टिशनर ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो दिस इज 3500, 2 मंथ 3500, 4 मंथ 5000, 6 मंथ 6000, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा, हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा। तो हम लोग काफ़ी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी, और इसमें है ना कौन कौन सा हम लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं, इसमें कभी कभी नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इसको। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह के चैप्टर्स विथ डेमो क्लासेस नज़र आएगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।
तो